नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गृह मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.52% पर पहुंची। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रमुख विश्वविद्यालयों से नवाचार को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। पारंपरिक उल्लास के साथ देश के विभिन्न भागों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू। और गोवा की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। विभिन्न अस्पतालों में बिस्तरों के इस्तेमाल और नमूनों की जांच की सुविधाओं की समीक्षा के लिए बहुउद्देशीय दल अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली में घर घर जाकर सर्वेक्षण की योजना का कार्य प्रगति पर है। उम्मीद है कि 25 नवंबर तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक आरटी-पीसीआर जांच की क्षमता 60,000 तक बढ़ाने के लिए तेजी से कार्य कर रहे हैं। जांच की क्षमता प्रतिदिन 10,000 से अधिक बढ़ा दी गई है। इस दिशा में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स सहित 5 आरटी-पीसीआर प्रयोगशालाएं दिन रात काम कर रही हैं। आईसीएमआर कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए 10 मोबाइल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं लगा रही है, जिनमें चरणबद्ध ढंग से 20,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं के साजोसामान के साथ उनके कर्मियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ दिल्ली हवाई अड्डे के निकट अपने कोविड अस्पताल में और अधिक आईसीयू बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में करीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 38,617 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मृत्यु दर 1.47% है, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 474 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 1,30,993 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,37,000 से अधिक कोरोना जांच हुई। अब तक कुल 12,74 लाख जांच की जा चुकी है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने भीड़भाड़ वाले बाजारों में फेरी वालों, दुकानदारों, सहायकों, परिवहन से जुड़े लोगों तथा राज्य सड़क परिवहन निगम के चालकों के सप्ताह भर चलने वाले कोविड के परीक्षण का अभियान चलाया है। एक रिपोर्ट। दिवाली के बाद संभावित दूसरी लहर का संकेत देने वाले विभिन्न गणितीय पूर्वानुमान मॉडल और विशेषज्ञों के चेतावनी को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने संभावित सुपर स्प्रेडर्स के लिए कोविड-19 परीक्षण अभियान की शुरुआत की है। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि बीएमसी के 24 वार्डों में 10 निःशुल्क परीक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही बीएमसी ने भीड़ भरे बाजारों और फेरी वालों की सूची तैयार करना भी शुरू कर दिया है। दिवाली के चलते शहर के बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों ने सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने में विशेष ध्यान नहीं दिया था। इसीलिए बीएमसी ने अस्पतालों को सोमवार से परीक्षण शुरू करने के आदेश दिए। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। नागालैंड में कोविड संक्रमण के 178 नए मामले। अब वहां संक्रमण के मामलों की संख्या 10,366 हो गई है। राज्य के चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री एसपी फोम ने बताया कि राज्य में अब संक्रमण के 1,251 सक्रिय मामले हैं और संक्रमण से उबरने वालों की संख्या 8,955 है।
केरल में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर नए मामलों की तुलना में ज्यादा है। वहां 6,419 नए मामलों की तुलना में 7,066 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 69,394 है। पिछले 24 घंटों में 67,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राज्य में इस महामारी से 28 लोगों की मौत के साथ अब तक वहां मृतकों की संख्या 1,943 हो गई है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर सैनी ने कहा कि कोविड-19 से सभी आयु वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये जो डिप्रेसिव एंजाइटी ये बच्चों में है और सभी तरह की पॉपुलेशन में हो रहा है ये कोरोना का इफेक्ट। जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया कोरोना को आए हुए, अभी भी हम इसके बारे में नई नई चीजें पता लग रहा है हमें। तो क्लिनिकल सिम्टम्स में हमने देखा कि अमूमन जितने बुखार होते हैं, दर्द होती है, थोड़ा बहुत बुखार आता है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि नए नए तरीके की चीजें मालूम चल रही है, जैसे टेस्ट का पता न लगना, स्वाद का पता न लगना, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो ये देखा गया और बच्चों में खासतौर पे देखा गया, लेकिन मैं कहूंगा कि बड़ों में भी ये देखे जा रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव इस चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सामान पैक कर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। और आप यहाँ परिवार का, माँ को अस्पताल लेके जाना है। और पैसे? अरे मैं ही तो जा रहा हूँ शहर। माँ का आयुष्मान भारत कार्ड तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ ना। तो इससे यहाँ भी मुफ्त इलाज मिलेगा? हमारी ऐसी ही जरूरतों को समझकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है। यानी बिहार का कोई गरीब अगर चाहे तो उसे कर्नाटका में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत PM जय योजना दे रही है देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोविड-19 की जांच और इलाज मुफ्त है। 14555 पर कॉल कर योजना में अपना नाम जानिए और E-कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी CSC केंद्र या सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल जाएं। आयुष्मान भारत की छांव शहर हो या गांव। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों से नवाचार को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को छात्रों के लिए बेहतर समन्वय विकसित करने और नई नई पहलों को बढ़ावा देने के काम में सबसे आगे रहना चाहिए। वीडियो संदेश के माध्यम से JNU के वार्षिक दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि देश के हर हिस्से और समाज के हर तबके से छात्र JNU में उत्कृष्टता के लिए बराबरी के अवसर वाले माहौल में पढ़ने आते हैं। उन्होंने कहा कि JNU भारतीय संस्कृति के सभी रंगों का परिचायक है और यहां के भवनों, छात्रावासों, सड़कों और परिसरों के नाम भारत की विरासत से लिए गए हैं। ये विश्वविद्यालय भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीयता ही JNU की पहचान है और इसे लगातार मजबूत किया जाना चाहिए। This Indianness is your legacy and strengthening it is your duty. Related to this duty of the educated is a statement of Mahatma Gandhi, which I quote, "All education in a country has got to be demonstrably
in promotion of the progress of the country in which it is given, unquote. I urge upon all of you to always remember the debt we owe to our society and the nation. It is your sacred duty to repay this debt by reaching out to the people who are left behind in the country's journey for growth and development. राष्ट्रपति ने शिक्षा के वैभवशाली भारतीय अतीत और अनुसंधान का उल्लेख किया और कहा कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से प्रेरणा ले सकते हैं, जहां अनुसंधान और शिक्षा के बड़े ऊंचे मानदंड रखे गए थे। राष्ट्रपति ने कहा कि इन शिक्षा केंद्रों में विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति के लिए विश्व भर से छात्र और शोधार्थी आते थे। उन्होंने भारत के विद्वानों से आग्रह किया कि वे ज्ञान का ऐसा मौलिक संस्थान तैयार करें जो आज की वैश्विक समस्याओं का निदान कर सके। श्री कोविंद ने कहा कि जेएनयू उच्च शिक्षा का ऐसा ही केंद्र है जो अपनी उत्कृष्टता के जरिए पूरे विश्व तक पहुंच सकता है। Today's Indian scholars should try to create such an original body of knowledge which is utilized for dealing with contemporary global challenges. JNU is among those select institutions of higher learning which can reach globally comparable excellence. All the students who have received their doctorate today must remember that scholars from JNU command very high regard in the global academic arena. They have been honored with prestigious prizes and honors. Their work is cited frequently by researchers and students all over the world. You have to build upon this rich legacy. इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने में किसी भी विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए एनआईआरएफ रैंकिंग में पिछले 5 वर्षों से काफी अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है और इस वर्ष इस विश्वविद्यालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर गौरव हासिल किया है। साथ ही विश्वविद्यालय ने 455 करोड़ के हिफा फंड के साथ रिसर्च सुविधाओं को बहुत तेजी से वृद्धि करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बात कर उन्हें बधाई दी है। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका भागीदारी के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। बातचीत में कोविड महामारी, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता भारत अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। 5 देशों के समूह ब्रिक्स ने आतंकवाद से कारगर ढंग से निपटने के लिए नई आतंकवाद विरोधी नीति का अनुमोदन किया है। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी नीति का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना तथा आतंकवाद के खतरे को रोकना और उसे निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में सार्थक योगदान करना है। ब्रिक्स देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक गंभीर खतरों में से एक है और कोई भी आतंकवाद कृत्य सिर्फ अपराध की श्रेणी में ही आता है। ऐसे किसी भी कृत्य को किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व के सामने आज आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेचेल कल वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और लग्जमबर्ग के बीच बीते 2 दशकों में यह पहली शिखर बैठक होगी। दोनों नेता कोविड महामारी उपरांत विश्व में भारत लग्जमबर्ग के बीच द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने सहित
आपसी संबंधों के समूचे परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक हित के अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। भारत और लग्जमबर्ग के बीच हाल के दिनों में उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों के पहले 3 बार मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह बेंगलुरु टेक समिट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 वर्ष पहले इस आयोजन की शुरुआत की थी और अब इसके 23वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जाने वाले कल के भाषण पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और स्विस कन्फेडरेशन के उपराष्ट्रपति गाय पारमेलिन तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने की संभावना है। डॉक्टर अश्वथ नारायण ने बताया कि सम्मेलन में 25 देशों के विचारक, उद्योगपति, टेक्नोक्रेट, शोधकर्ता, निवेशक, नीति निर्माता तथा शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान कई देशों के साथ 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है और इनसे कर्नाटक में निवेश का रास्ता साफ होगा। 200 से अधिक भारतीय कंपनियां वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में अपनी प्रदर्शनियां लगा रही हैं। ये सम्मेलन 19 से 21 नवंबर के बीच आयोजित होगा, जिसमें 4000 प्रतिनिधि, 270 वक्ता तथा 75 परिचर्चाएं आयोजित की जाएंगी। लगभग 50 भारतीय टेक स्टार्टअप भी यूरोपीय देशों को अपनी तकनीक का परिचय देंगे। साइबर सुरक्षा और कृषि तकनीक के क्षेत्र में कर्नाटक और नीदरलैंड्स के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। ये पर्व शनिवार सवेरे उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। तिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके से करेलू छठ बरतिया के झाके झुके से करेलू छठ बरतिया के झाके झुके। स्नान करने के बाद श्रद्धालु नहाय खाए की रस्म के तहत अरवा चावल, चना दाल और लौकी जैसे पके हुए खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। कल खरना मनाया जाएगा। उसके बाद 72 घंटे का निर्जल उपवास शुरू होगा, जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड-19 के संक्रमण के खतरे के मद्देनजर सभी श्रद्धालुओं को बचाव से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। राज्य सरकार ने छठ को लेकर विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और लोगों से अपने घरों पर ही पर्व मनाने की अपील की है। ज्यादा भीड़ भाड़ के कारण महामारी का प्रकोप और बढ़ने की आशंका है। फेस मास्क और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रहेगा। गंगा, गंडक, कोसी सहित राज्य की प्रमुख नदियों के किनारे घाटों पर श्रद्धालुओं के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। लोगों को छोटे तालाबों और अन्य जलकुंडों पर ही छठ पूजा करने का परामर्श जारी किया गया है। छठ घाटों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज किया जाएगा। छठ के दौरान होने वाले मेलों, जागरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोगों के छठ घाटों पर जाने की मनाही कर दी गई है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश में छठ पर्व कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विभिन्न घाटों पर इकट्ठा होने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि छठ पूजा प्रकृति के प्रति वंदना का भाव और आस्था का पर्व है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। इसलिए पूर्व में मनाए गए त्योहारों की भांति ही छठ को भी घर पर ही रहकर मनाने का प्रयास किया जाए। इस बीच राज्य भर में और खासतौर पर पूर्वांचल के इलाके में श्रद्धालुओं ने आज शाम 4 दिन लंबे छठ महापर्व के पहले व्रत की शुरुआत नहाय खाए के साथ की। नहाय खाए परंपरा के दौरान श्रद्धालु लौकी या कद्दू की सब्जी और चावल के साथ इस कठिन व्रत की शुरुआत करते हैं। लोगों ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा के लिए विशेष वेदियां भी बनाई, जिन पर छठ महापर्व के दिन पूजा की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की है और इसे अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बताया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई नगर निगम ने समुद्र तटों और नदी के किनारों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि शहर की पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग नदियों और समुद्र तटों पर एकत्रित न हों। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के कारण शुक्रवार को अवकाश घोषित किया है। भाजपा पूर्वांचल मोर्चे ने यमुना नदी और सार्वजनिक घाटों के किनारे छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दिल्ली में कल विरोध मार्च निकाला। दिल्ली आपदा प्रबंधन समिति ने आदेश दिया है कि कोरोना के प्रकोप के कारण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस बार छठ पूजा आयोजित नहीं की जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गृह मंत्रालय ने कहा केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.52% पर पहुंची। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रमुख विश्वविद्यालयों से नवाचार को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। पारंपरिक उल्लास के साथ देश के विभिन्न भागों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू और गोवा की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन। गोवा की पूर्व राज्यपाल, प्रख्यात साहित्यकार और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का आज दिल्ली में निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थीं। बिहार के छपरा गांव में जन्मी मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल थीं। राजनीति के अलावा साहित्य की दुनिया में भी सिन्हा का नाम काफी ऊंचा था। वो प्रख्यात हिंदी लेखिका थीं। उनके लेख हमेशा राष्ट्रीय अखबारों में छपते रहे हैं। उन्होंने 46 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जीवनी भी सिन्हा ने लिखी। मृदुला सिन्हा भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की चेयरपर्सन का पद भी संभाला था। इसके अलावा वो जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का भी हिस्सा रहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में राष्ट्रपति ने कहा कि मृदुला सिन्हा एक उत्कृष्ट लेखिका और अध्यापिका थीं। उन्होंने देश, विशेषकर बिहार की स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक जीवन का गहराई से अनुभव किया था। राष्ट्रपति ने उनके परिजनों और सहयोगियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदुला सिन्हा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने जन सेवा के लिए किए गए प्रयासों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मृदुला सिन्हा प्रखर लेखिका थीं और उन्होंने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया है। श्री मोदी ने मृदुला सिन्हा के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि मृदुला सिन्हा ने जीवन भर राष्ट्र, समाज और संगठन के लिए काम किया। श्री शाह ने कहा कि वे एक सफल लेखिका थीं जिन्हें उनकी रचनाओं के लिए याद किया जाएगा। गृहमंत्री ने उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल करने के किसी भी राष्ट्रवाद विरोधी प्रयास की भारतीय जनता पार्टी अनुमति नहीं देगी। आज मुंबई में भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं के साथ बातचीत करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि असंगठित लोगों का एक समूह देश को विभाजित करने का षड्यंत्र कर रहा है और कांग्रेस उस समूह का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में गुपकार घोषणा के लिए चीन की मदद से पीपल्स अलायंस जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने की कोशिश कर रहा है।
कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश के कल्याण और एकता का समर्थन करने वाले सभी लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्र विरोधी शक्तियों का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पार्टी ने जो नारा दिया था उसमें वो राज्य के लोगों का विश्वास जीतने में विफल रही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी से अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में कांग्रेस नेताओं के नाम के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस के दोनों नेताओं को इस बारे में रुख स्पष्ट करना चाहिए। श्री राठौड़ ने आरोप लगाया कि जब भी रक्षा सौदे में घोटाले की बात आती है तो कांग्रेस का नाम ही सबसे ऊपर आता है। अब जब भी कांग्रेस का नाम आता है और रक्षा के सौदे आते हैं, ये बहुत दुख की बात है। जिन लोगों को सत्ता की जिम्मेदारी दी जाती है वो सेना को इक्विप करने की जगह जो डील करते हैं वो घोटालों के सोच विचार करके करते हैं। जहां जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, टाटा ट्रक घोटाला, स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला से अब अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, ये सारे के सारे कांग्रेस के समय और सारे के सारे रक्षा मंत्रालय से संबंधित ये घोटाले। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, इस घोटाले पे अपने बड़े नेताओं का नाम आने पर स्पष्टीकरण दें, लेकिन अभी तक चुप्पी और खामोशी ही मिली है वहां से। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए रोमांचक और सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल से राज्य में अनूठी रोमांचक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि टाइग्रेस ऑन ट्रेल नाम से शुरू की गई इस यात्रा में देश भर से शामिल होने वाली 15 विशिष्ट महिलाएं राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगी। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल में महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और कर्नाटक की महिला बाइकर्स शामिल हैं। महिला बाइकर्स के इस दल को कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से रवाना करेंगे। 1500 किलोमीटर के सफर में ये बाइकर्स 25 नवंबर तक मढ़ई, पैंच, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना एवं खजुराहो होते हुए वापस भोपाल आएंगी। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सभी पर्यटकों को यह विश्वास दिलाना है कि मध्य प्रदेश पर्यटकों और खासतौर पर अकेली महिला पर्यटकों के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। यात्रा मार्ग इस तरह से तैयार किया गया है जिससे प्रतिभागी रास्ते में खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकें और इस यात्रा के रोमांच का अनुभव कर सकें। वहीं प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पर्यटन कैबिनेट का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री इस कैबिनेट के अध्यक्ष हैं, जबकि 4 मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। तापमान 24 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेह में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। गिलगित में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहेंगे। अनुमान है तापमान 4 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले साल 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जाएगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरे की आज पुष्टि की। ईसीबी ने बताया कि ट्रेंट ब्रिज श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा, जबकि लॉर्ड्स में 12 अगस्त से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में ग्रुप लंदन के एक मैच में यूएस ओपन चैंपियन ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने स्पेन के राफेल नडाल को सीधे सेटों में 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने कहा केंद्र सरकार दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.52% पर पहुंची। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रमुख विश्वविद्यालयों से नवाचार को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। पारंपरिक उल्लास के साथ देश के विभिन्न भागों में 4 दिवसीय छठ पूजा समारोह शुरू। और गोवा की पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।